नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। वहीं आपको बता दें कि 4 जून को मतगणना पूरी होने के बाद जिस तरह इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, वहीं ये भी कहा जा रहा था कि सरकार पलटने के भी आसार जताए जा रहे थे। वहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के फैसले को लेकर भी कई तरह के दांव पेच फंसे हुए थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के ये साफ कर देने के बाद कि वे एनडीए के समर्थन में ही रहेंगे, अब ये तो साफ हो गया कि सरकार एनडीए की ही जल्द बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इंडी गठबंधन की ओर से अभी भी ये दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री उनका बनेगा, जबकि कांग्रेस बहुमत में भी नहीं है। वहीं इस पर आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, जो कि श्रुति जी कांग्रेस प्रवक्ता और वहीं मौर्य जी बीजेपी प्रवक्ता और छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ दुलारे अंसारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वहीं मैं श्रुति जी के पास सबसे पहले जाना चाहूंगी। श्रुति जी, जिस तरीके से इंडी गठबंधन को काफी वोट बैंक ने सहारा दिया है, वहीं काफी वोट बैंक इस बार इंडी गठबंधन का बड़ा है और कांटे की टक्कर देखी जा रही है एनडीए और इंडी गठबंधन में। वहीं ये भी दावे पेश किए जा रहे हैं इंडी गठबंधन की ओर से कि वो सरकार बना सकते हैं, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो जुड़े सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर जय जोहार। और निश्चित ही पल्लवी जी, इंडी गठबंधन ने अपना बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और ये परफॉर्मेंस हमारे अकेले का नहीं है, पूरे गठबंधन समेत जनता का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को मिला है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिया गठबंधन के साथ साथ ही जो कांग्रेस पार्टी की सीटें थी वो भी इस बार बढ़ी है और जनता का आशीर्वाद जो है कांग्रेस पार्टी को मिला है। हाँ, कहीं ना कहीं हम छत्तीसगढ़ में चूक गए हैं शायद किसी रणनीति पर, लेकिन निश्चित ही आगे एक बेहतरीन प्रयास के तहत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी होगी। और रही बात सरकार बनाने की, तो निश्चित ही अब ये तो समय ही बताएगा कि आगे जो है मतलब पार्टी के सर्वोच्च स्तर में क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही थी 400 पार करने का, वो 400 पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी बहुमत से भी दूर है, 300 भी पार नहीं कर पाई है। तो अब देखते हैं कि एनडीए का जो है हाल है वो क्या होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी भी जो है वे अपने गठबंधन के ऊपर डिपेंड हैं। वे मतलब स्वतंत्र रूप से प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो निश्चित ही इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री बनेगा। जी, वहीं मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी श्रुति जी ने बयान दिया है कि हो सकता है कि इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री इस बार इन भारत में बने, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे रितेश जी? सबसे पहले वीआईपी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और श्रुति जी जैसे कि कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रही हैं और जो इंडी गठबंधन की ओर से जो बयान आया, मुझे लगता है कि ये वही कयाली खुला हुआ है जिस प्रकार से एक बैंक वेंचर जो सपना देखता है कि मैं सामने जाकर के बैठ जाऊं, क्योंकि इस चुनाव में सबसे ज्यादा कोई खुश है मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो बहुमत तो लेके नहीं आई, लेकिन वो 50-58 से लेकर के वो अगर 90-99 लेके आ गई है, क्योंकि वो सोचती है कि नरेंद्र मोदी जी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हुई। मैं बता देना चाहता हूँ, हमने 2019 में 303 सीट ला करके एनडीए गठबंधन के माध्यम से 360 सीट में एनडीए का लेकर के हमने सरकार बनाया और सबको लेकर के चला। और इस बार भी हम नीतीश कुमार जी या फिर टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू जी और भी जो हमारे अन्य सहयोगी दल है उसको मिलाकर के हम सरकार बना रहे हैं। और चूंकि आपने देखा कि चंद्रबाबू नायडू जी हो या फिर नीतीश कुमार जी हो, ये पहले भी अटल जी की सरकार में घटक के रूप में काम किए हैं। और मैं आपको इतिहास की ओर लेके जाना चाहूंगा, जब देश के अंदर पोखरण के माध्यम से जब परमाणु परीक्षण होता है तो ये साथ में थे, कारगिल युद्ध होता है तब जब साथ में थे, देश के अंदर कई सारे ऐसे कानून जब बने तो आपको याद होगा ये दोनों नेता अटल जी के साथ थे। आज देश के बहुत सारे निर्णय हुए जिसमें नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी की भी सहमति रही। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मोदी जी के साथ में दोनों नेता रहेंगे और निश्चित रूप से यह देश फिर से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से 10 वर्षों में भारत जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है, आने वाले समय में भी हम घटक दलों के साथ मिलकर के देश को नया कीर्तिमान स्थापित करने में सहयोग प्रदान करेंगे।
रही बात विपक्षी दल की, तो लगातार वो जिस प्रकार से अपने दम भर रहे हैं कि हमने मोदी जी का रथ रोक दिया है, मुझे लगता है कि एक बार वो अपने ऊपर झांके, किस प्रकार से कांग्रेस एक समय 60 सालों में राज किया था और आज अपने सहयोगी दलों से वो मांग करके उत्तर प्रदेश के 7 सीट लेकर के खुश है। मुझे लगता है कि एक बार अपनी ओर ध्यान देना चाहिए कि कांग्रेस कहाँ थी और कहाँ आ गई है। भारतीय जनता पार्टी तो 10 वर्षों में आगे बढ़ी है। मुझे लगता है कि सीटें कम हो या बड़ी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। हम अपनी कमियों से सीखते हैं, हम समीक्षा करेंगे कि हमारे यहाँ कमी क्या रह गई, दिक्कतें कहाँ आई। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी हमने वापसी किया था, आने वाले समय में हम देश की सेवा में लगातार काम करेंगे और सेवा करने के माध्यम से हम अगले 5 वर्षों में भी अपने आप को और कार्यकर्ताओं के माध्यम से तैयार करेंगे। जी रितेश जी, अभी आपने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश यादव ने दोनों ने ही इससे पहले भी काम किया है, लेकिन इस बात से भी कोई अछूता नहीं है कि नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से भी जाने जाते हैं। पहले वो बीजेपी में ही थे, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर बीजेपी में। तो यदि अगर ऐसा हुआ, अगर फिर से नीतीश कुमार एक बार पलटी मारते जिससे पूरी बाजी ही पलट जाती, तो ऐसे में एनडीए गठबंधन क्या करता? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति में वो अपने निर्णय उनके स्वयं के निर्णय हो सकते हैं, लेकिन केंद्र के विषय में उनका ऐसा रिकॉर्ड खराब नहीं रहा है। केंद्र के विषय में वो हमेशा वो एनडीए के साथ रहे हैं। आप उनके बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे तो वो एनडीए के साथ ही रहे। और दूसरी बात, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 18 ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी रूप में जीत करके आए हैं, जिसमें 12 ऐसे जो प्रत्याशी है जो भारतीय जनता पार्टी या हमारे कोई घटक से अलग होकर लड़े हैं। मुझे लगता है कि वो भी हमारे साथ हमारे कामों को देख करके आएंगे और इसमें कोई संशय वाली बात नहीं कि नीतीश जी ने इंडिया गठबंधन जिनका ड्राफ्टिंग खुद नीतीश कुमार जी ने किया था, उन्होंने देखा कि राहुल गांधी की नीतियां जो है वहां पर काम नहीं कर रही है, इसीलिए वो वहां से नाराज होकर के एनडीए में आए। क्योंकि मामला जब राष्ट्र का होता है, देश का होता है, तो नीतीश कुमार जी वो नेता है जब जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से वो निकल करके राष्ट्र के राजनीति में आते हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में नीतीश कुमार जी की जो भूमिका है वो एनडीए के साथ रहने वाली, वो इस प्रकार के धोखाबाजी या उस प्रकार का कोई काम मुझे लगता है वो नहीं करने वाले। बिहार की राजनीति का विषय अलग हो सकता है कि देश की राजनीति के विषय में वो हमारे साथ रहे। जी वहीं दुलारे जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता दोनों को इस विषय के बारे में बोलते हुए सुना है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में है, ये कुछ भी कर ले। मुझे लगता है कि समय आएगा तो तेजस्वी यादव भी इनका साथ छोड़ करके कहीं ना कहीं एनडीए में जा सकते हैं और नीतीश बाबू अगर एनडीए का साथ और नीतीश कुमार जब बीजेपी का साथ छोड़ेंगे तभी कुछ बड़ा हो सकता है और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का साथ ये लोग छोड़ेंगे। पर अभी जो विषय है वो विषय कांग्रेस के चिंतन का है कि यहाँ पर 2 सीट थी, कांग्रेस ने अपनी 2 सीटें भी नहीं बचा पाई, उसमें से 1 सीट और गंवा दी और 10-1 का आंकड़ा छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। और सीएम तक के जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल थे वो अपनी लाज नहीं बचा पाए, कवासी लखमा अपनी लाज नहीं बचा पाए, देवेंद्र यादव अपनी लाज नहीं बचा पाए, शिव डहरिया अपनी लाज नहीं बताए। तो ये वक्त जो है वो कांग्रेस के सरवाइव का वक्त है। तो कांग्रेस ये ना देखे कि हम सरकार बना रहे या सरकार गिरा रहे, कांग्रेस ये देखे कि हम कितना मजबूत हो सकते हैं। अगर यूपी में सीटें बढ़ी है तो एमपी में सीटें घटी भी है, अगर यूपी में सीटें बढ़ी है तो छत्तीसगढ़ में सीटें घटी भी है, अगर यूपी में सीटें बढ़ी है तो दिल्ली में सीटें घटी भी है। कहाँ गए कन्हैया कुमार जो हुंकार भर रहे थे मनोज तिवारी के सामने कि मैं जीत करके आऊंगा, मैं ये करके आऊंगा, मैं वो करके आऊंगा, साथ की सातों सीटों पर ये सफाई कर चुके हैं बीजेपी वाले, इनके ये एक सीट भी नहीं ला पाए। तो मुझे लगता है कि श्रुति शुक्ला जी, ये समय आप लोगों के चिंतन का है, ना कि सरकार बनाने का है। आपको फिर 5 साल असंतोष का सामना करना पड़ेगा और सरकार से दूरी रखनी पड़ेगी। खैर, विपक्ष के लिए अच्छी बात है कि वो मजबूत है अभी। जी दुलारे जी, वहीं मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं श्रुति जी से इसी बारे में सवाल करना चाहूंगी कि श्रुति जी, आपको क्या लगता है कि कहां कमी रह गई है विपक्ष की ओर से, कि यदि वो यहां पर थोड़ी कोशिश और करते तो शायद आज केंद्र में गठबंधन की सरकार होती, इंडी गठबंधन की सरकार? जी,
पल्लवी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि निश्चित ही जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए है, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि कहाँ पर किस रणनीति पर हम फेल हो गए, कि हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। ऐसा क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में पिछले बार लोकसभा चुनाव के समय हमारे पास 2 सीट थी, लेकिन आज हम 11 में से सिर्फ 1 ही सीट में हैं। 1 सीट में हम सिमट गए, अपनी सीट बढ़ाने के बजाय हमारी सीट कम हो गई। हम अपनी हार को जो है वो निश्चित ही स्वीकार करते हैं और निश्चित ही पार्टी में समीक्षा का दौर शुरू होगा, जिससे जो है कुछ रणनीतियां हैं जिन्हें हम चेंज करके उन्हें असरकारी बना पाएंगे। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो उसके बारे में मैं हमारे साथ हमारे जो भाई रितेश जी जुड़े हैं, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी और जो मोदी जी की सरकार थी, पूर्व में अनेक बड़े बड़े वादे करती थी, बड़े बड़े बातें ये लोग किया करते थे 400 पार की। आज ये 300 पार भी नहीं कर पाए हैं और एनडीए भी जो है वो गठबंधन में है और मोदी जी भी अभी पूर्ण स्वतंत्र रूप से अपने ही मतलब की स्वतंत्र होकर ये सेल्फ डिपेंड होकर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर एक भी आदमी इनके गठबंधन से खिसक जाता है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू जी हो, तो इनकी प्रधानमंत्री सीट जो है खिसकती हुई नजर आती है। बल्कि मैं तो बोलती हूँ पल्लवी जी और अंसारी जी, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। आप देखिए यहाँ की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ये पिछले लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से लगभग 5 लाख के लीड के आसपास इन्होंने चुनाव जीता था। आज आप देखिए कितनी शर्म की बात है, देश के प्रधानमंत्री जो है वो लगभग 1 से 1.5 लाख के आंकड़े के बीच में चुनाव जीतते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो चुनाव से जीत का इनका जो अंतर कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता घटती हुई मुझे दिखाई देती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ और सिर्फ जो है ये कारण सिर्फ एक ही है कि इनके अभिमान का जवाब है, इनके अहंकार का जवाब है जो इन्हें जनता ने दिया है कि आज ये जो अयोध्या से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट नहीं बचा पाई है। जिन भगवान राम को ये वहां लाने का दावा करते थे, भगवान राम को सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की तरह, एक व्यापार की तरह इन्होंने यूज किया। तो आज देखिए भगवान की लाठी भी इन्हें पड़ी है, इनका अहंकार जो है ये टूट चुका है। और रही बात छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की, तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन यहाँ पर बहुत खराब रहा। जनता जो है वो जनार्दन है। दिल्ली बिहार है आप जी जनता, जी अंसारी जी, जनता जनार्दन है। जनता का जो जनमत है ये सिरोधार्य है, निश्चित ही बहुत ही चिंता का विषय है और आगे चलकर इस पर कार्य किया जाएगा और निश्चित ही आगे कांग्रेस पार्टी सफल होगी। अब लेकिन जी दुलारे जी, कहीं पर जैसे भोजराज नाग जी सिर्फ 1800 मतों से जीते हैं, इसको आप अपनी जीत में परिवर्तित कर सकते थे, पर वहां पर आप चूक गए। बहुत जगह पर है जो छत्तीसगढ़ में बीरेश ठाकुर की भी बहुत कम है। बीरेश ठाकुर की भी एक सीट थी कांकेर लोकसभा की, अंसारी जी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए बीरेश ठाकुर की सीट को आप देखेंगे, पिछले समय वे बहुत कम अंतर से हारे थे, इस समय भी वे बहुत ही कम अंतर से हारे हैं। तो ठीक है, कहीं ना कहीं ये मतलब मैंने कहा ना, मैं तो बोल ही रही हूँ कि हार होती है, लेकिन हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि निश्चित ही महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस की सीट बढ़ी, इंडिया गठबंधन की सीट बढ़ी, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सीट बढ़ी है, तेलंगाना का साथ छोड़ सकते हैं, उद्धव ठाकरे आपका साथ छोड़ सकते हैं। आने से मना कर दिया। उद्धव जी ने अपनी जगह संजय राउत को दिल्ली भेजा और ये दिल्ली भेजना ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपसी आपकी रंजीत जी अंसारी जी, ये तो राजनीति में लगा ही रहता है, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निश्चित ही इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को छोड़ के और दिल्ली और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों को छोड़ के महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, ऐसे कई राज्यों में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जो है वो इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को मिला है। और निश्चित ही जहां पर हम चूक गए हैं, जैसे कि मैं हमारे छत्तीसगढ़ की ही बात करूंगी, तो निश्चित ही ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि एक बेहतरीन कोशिश के तहत कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में फिर से वापसी करेगी। श्रुति जी, वहीं रितेश जी कुछ कहना चाहते हैं। दुलारे जी, हम आपके पास भी आएंगे, फिलहाल हम रितेश जी के पास चलते हैं। जी रितेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मेरे को बड़ी हंसी आती है इस बात पर कि राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी ये सोचती है कि हम तो 100 नंबर नहीं लाए, लेकिन हमने हमारे प्रतिद्वंदी को भी 100 नंबर लाने नहीं दिए। मुझे लगता है कि पहले अपने गिरिबान पे रखना चाहिए, अपने परफॉर्मेंस की ओर ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट एंड बेस्ट देने का प्रयास किया, फिर भी हम अच्छे मार्क्स से हम पास हुए हैं।
हम 300 का आंकड़ा नहीं पार किए, हम स्वीकार करते हैं इस बात को, हमारे अंदर कोई कमियां रहेगी इसी समीक्षा हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन 240 का आंकड़ा कोई आसान नहीं है। अयोध्या ये जैसी सीट कांग्रेस हार गए पार्टी रितेश के जी। आंकड़े से रितेश जी, कहीं रितेश अधिक जी, है। रितेश मुझे जी, लगता है रितेश जी, अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से शायद कोई किसी दिक्कत नहीं है, अहंकार की हमने वजह से स्वीकार निकल किया। गई है। क्या कांग्रेस और पार्टी स्वीकार करती है आज कि अयोध्या वो की सीट क्या निकल समाजवादी गई पार्टी रितेश जी दिल की में अयोध्या कांग्रेस वासियों को पार्टी या भला बुरा आर्य भारतीय किसान की जनता पार्टी से के वोट भरोसे, नहीं लगती। लाठी के आज भरोसे वो अयोध्या पार्टी की चल रही सीट है? क्या क्या निकल वो गई? लाठी के मोदी भरोसे जी चल ने रही है? वो आप राम मानते का हैं कि देना नहीं? आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। हम तो मानते आज हैं कि अयोध्या हमारी की सीट क्या सरकार तो चली गई? भविष्य में नहीं नरेंद्र मोदी रहेगा, ने हम जय सब श्री वादा राम का करेंगे। नारा देना नहीं ही बंद कर दिया। आज अयोध्या की सीट दो क्या हजार चली अठारह के गई? अंदर अयोध्या छत्तीसगढ़ में वासियों को ही हम भला बुरा कहने लगे। ये भारतीय लेकिन जनता 14 सीटों पार्टी का छत्तीसगढ़ में, डायलॉग क्या आप चित्र है। स्वीकार करते हैं क्या? किसी की बात ये कर मुझे रही बता दीजिए। है, ये केंद्रीय राहुल मंत्री गांधी जी का ही घमंड है जो वो बन रही सोचते है। हैं कि 58 से 99 पे आ गए, लेकिन उनको वोट ये करके भी सोचना इतना चाहिए। कम हो गया है, जिस पर प्रकाश भारतीय उन्होंने एक जनता जो बात पार्टी किया क्या था बोलेगी। मुझसे वाला का भारतीय जनता मुद्दा पार्टी उठाया से था 295 का, 150 हम सीट आएंगे, रही है उसका जो क्या हुआ? अहंकार ईवीएम पे कोरोना में जो कांग्रेस परिणाम पार्टी बनती थी, सामने आ वो गया। ईवीएम पे और सवाल ये अब क्यों नहीं उठा रहे हैं? रितेश जी, मुझे श्रुति बता जी, दीजिए। एक एक करके बोलिए, ऐसे में किसी की भी आवाज नहीं आएगी और किसी की भी बात किसी को भी सुनाई रितेश नहीं जी, देगी, एक इसलिए सवाल एक का एक जवाब करके दे बात दीजिए। कीजिए। रितेश मैं जी दोनों के जी जी पास रितेश जी, बारी एक बारी सवाल। करा रही हूँ, एक एक करके बात कीजिए। पहले रितेश जी को अपनी बात रितेश जी, पूरी एक करने सवाल। दीजिए श्रुति जी, फिर मैं आपके पास भी आती हूँ। रितेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है, आप बताइए। रितेश जी, अयोध्या की सीट नहीं बचा पाए, साफ तौर पे बता दीजिए। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे नारा कहाँ गया? बड़े बड़े होर्डिंगों पे आपने उस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, जिस समय चुनाव लोकसभा की होनी थी, 2024 की होनी थी। आप पूरे देश को राममय रंग में रंगना चाहते थे, राम भक्ति के रंग में रंगना चाहते थे, पर वो रंग कहाँ चले गया? देखिए, अयोध्या का सीट हारना एक बड़ा इशारा करता है कि लोग समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी भगवान राम को लेकर के राजनीति कर रही है। देखिए, अयोध्या का सीट को हारना पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, और इसकी समीक्षा भी की जा रही है, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर है, और वहां पर सीट हारना इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान राम के नाम पे हमने राजनीति की। क्योंकि आपने देखा कि इतिहास उठा भारत की आजादी से लेकर के अभी तक जितने भी राम मंदिर को लेकर के आंदोलन में कोई सहभागी हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी संघ हो या उसके सजेरे भी अनुसागी संगठन, उसकी बड़ी भूमिका रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के विषय को लेकर हमेशा अनुसरण करती है। कांग्रेस पार्टी लेकिन इस पर अनुसरण नहीं, इसलिए वो प्रश्न उठा रही है आज। मुझे लगता है कि अगर आज हमारी 300 सीट के पार होती तो यही जो कांग्रेस है ईवीएम पे सवाल उठाती है, अब वो ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएगी। अब वो जी कहेगी कि हम तो इतना, हमने तो मोदी जी को रथ को रोक दिया, जैसे जिस प्रकार से बयान राहुल गांधी जी ने दिया, या फिर इनके सहयोगी दल के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने दिया। मुझे लगता है कि उसी में खुश है कि हमने मोदी जी के रथ को रोका। ये रुका नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोदी जी के कल भाषण को आपने सुना होगा रात्रि के 8:30 बजे के आसपास का, देश के मुख्यालय से, तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने बोला ये 5 साल सबसे निर्णायक होने वाला है, और इस निर्णायक भूमिका में पर जो सहयोगी दल है वो बहुमत हमारे नहीं है, साथ कैसे रहेंगे। निर्णायक होंगे? बहुमत नहीं है, लोकसभा में निर्णायक कदम कैसे उठाए जाएंगे? आपके पास तो अभी बहुमत नहीं है। अगर दुलारे जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश की राष्ट्रीय नीति के विषय को लेकर के मैंने पहले ही कहा है कि नीतीश बाबू हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, पहले भी एनडीए के साथ है, आज भी वो एनडीए के साथ में रहेंगे। इस बात का मैं आपको आश्वस्त कर देना मैं चाहता उसके हूँ लिए कि नहीं बोल रहा देश हूँ। के विषय में वो निर्णय लेंगे। लोकसभा से बिल राज्यसभा भेजेंगे तो राज्यसभा से पारित करानी होगी। तो अब क्या लगता है कि राज्यसभा में जो पहले आंकड़े थे आपके पास, अब वो आंकड़े राज्यसभा में रहेंगे आपके पास? क्यों देंगे? हम उड़ीसा भी जीते हैं और टीडीपी वहां पर जीती है। निश्चित रूप से हम दोनों मिलकर के काम करेंगे। 2 राज्यों में हमारी अभी सरकार एक प्रकार से आई है, अरुणाचल में हमारी सरकार आई है, एक प्रकार से हमारी सहयोगी दल है, तो मुझे लगता है। सरकार आना और लोकसभा में किसी विधायी विधि को पास कराना, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। जब लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएंगे तो जरूर आपका प्रपोजल, आपका जो विधिक है, वो कहीं ना कहीं फंसेगा, कहीं ना कहीं लटकेगा, इसमें आपको दिक्कत आएगी। और इसी दिक्कतों को देखते हुए राहुल गांधी हुंकार भर रहे हैं कि हमने मोदी को रथ को रोक दिया। अब जो बड़े फैसले, जैसे आपने 370 जैसे बड़े फैसले लिए थे, वो फैसलों में कहीं ना कहीं अब उतने बड़े फैसले और निर्णायक नहीं हो पाएंगे जो निर्णायक की स्थिति बनी हुई थी। बीजेपी अमेंडमेंट बिल लाने वाली थी, बीजेपी वर्शिप एक्ट को खत्म करने वाली थी। तो ये सब चीजें जो है वो मुझे लगता है कि अब रुक गया है। अब उतनी सीटें नहीं है जितनी सीटें की नहीं, आपकी अपेक्षा थी कि इस इतनी पे सीटें आएगी इस इधर। पे मैं दुलारे जी मैं आपको रोकूंगा
कि जितने भी जो बिल आने वाले हैं, मुझे लगता है इस पे तो हमको इंतजार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने देखा कि अटल जी की सरकार में भी बहुत सारे ऐसे बिल पारित हुए थे और सभी सहयोगी दलों ने एक स्वर में उसको पारित करने के लिए अपनी केवल कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देश के साथ में नहीं रहती, हमेशा देश के विरोध में रहती है। तो मुझे लगता है कि बात कर रहे जब समाजवादी पार्टी की, तो आपको याद होगा कि यही समाजवादी पार्टी भगवान राम को लेकर के जब निर्णय आए थे तो वो साथ में खड़े थे, नीतीश बाबू भी खड़े थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके मुझे लगता है कि जो बातें आ रही है पूरी आने वाले समय का इंतजार करना चाहिए। सरकार का भी गठन हो जाएगा और जब लोकसभा में जो भी बिल पारित होगा उसका हमें इंतजार करना चाहिए, तब ये बातें करने में मुझे लगता है कि ज्यादा सार्थक होगा। जी जी, वहीं रितेश जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था कि यदि आपकी सरकार को 300 से या 350 से भी ज्यादा सीटें मिल जाती तो विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगता। वहीं ये सवाल मेरा कल से है जो कि मैं श्रुति जी से पूछना चाहती हूँ। श्रुति जी, ये बात तो सही है, विपक्ष ने कई बार ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं, ईवीएम हैक, इवन उन्होंने इलेक्शन कमीशन तक को नहीं छोड़ा है, लेकिन जब से मतगणना शुरू हुई है तब से विपक्ष के पक्ष में जो वोट गिरने लगे हैं उनकी गिनती शुरू हो गई है और उनके बहुमत, जहां बहुमत तो हासिल नहीं किया है लेकिन वोट प्रतिशत काफी बड़ा है विपक्ष का इस बार, इसमें कोई संशय नहीं है। तो लेकिन तब से ऐसा कोई भी बयान किसी भी विपक्षी पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से नहीं आया है। क्या हुआ, क्यों बयानबाजी नहीं आ रहे हैं, या उनके वोट बैंक देखकर उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है? जी पल्लवी जी, अगर आप ईवीएम पर सवाल उठाने की बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी राजनांदगांव लोकसभा की, क्योंकि मैं खुद राजनांदगांव लोकसभा से हूँ, तो आप देखेंगे कि राजनांदगांव लोकसभा में जितने भी जो प्रत्याशी थे उनका चुनाव चिन्ह और उनका चेहरा बिल्कुल क्लियर था। मैं ये बात आपको सबूत के साथ पेश कर सकती हूँ। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी का जो चेहरा था, मतलब उनकी जो फोटो लगी थी, ये इतनी ब्लर थी। तो अब आप बताइए कि मतलब किस प्रकार से ये एक षड्यंत्र है, कि ये इनकी चूक है, कि ये चुनाव आयोग क्या चाहता है, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी इकलौते ऐसे प्रत्याशी थे जिनकी फोटो ब्लर थी। मैं हार का ठिकरा उस चीज के ऊपर नहीं फोड़ रही हूँ, लेकिन मैं अंसारी जी, मुद्दा माननीय भूपेश बघेल जी ने उठाया था और उन्होंने कंप्लेन भी किया। मेरी बात को आप सुन लीजिए। एक मिनट रितेश जी, एक मिनट रितेश जी, एक मिनट रितेश जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। एक मिनट रितेश जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। तो इस पर जो बात है वो माननीय भूपेश बघेल जी ने उठाया था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि माननीय भूपेश बघेल जी ने अपने फेसबुक पेज से भी इस चीज को डाला था कि अभी काउंटिंग के 1-2 दिन पहले जो पेटियां होते हैं उनके कई जगह के नंबर भी चेंज हुए थे। ये पूरे डिटेल और सबूत के साथ माननीय भूपेश बघेल जी ने डाला था और इस पर उन्होंने शिकायत भी की थी। मैं आपको बताना चाहूंगी अंसारी जी। और अब मैं आती हूँ हमारे बीजेपी प्रवक्ता हमारे भाई रितेश जी के पास। रितेश जी कह रहे थे कि हमारे पास जो है आंकड़ा बहुत कम है, हमारे पास 100 का आंकड़ा भी नहीं। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 100 का आंकड़ा छू चुकी है। आपको कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता आप लोगों को करने की जरूरत है। जहां पर नरेंद्र मोदी जी का पिछले समय का जो जीत का आंकड़ा, वो प्रधानमंत्री हैं, आप सोचिए उनके जीत का जो आंकड़ा है वो पिछले समय वाराणसी से लगभग 5 लाख के करीब था और आज 1.5 लाख के करीब है। पल्लवी जी, अंसारी जी, आप खुद इस चीज को नोटिस करिए कि नरेंद्र मोदी जी की जो चाल है, जो उनकी रणनीति है ना, ये जनता समझ चुकी कि ये किस प्रकार से, मतलब ये क्या करना चाहते हैं देश में। और आप देखिए कि अयोध्या, जहां पर ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो अयोध्या की जनता ने इन्हें नकार दिया। तो अब ये अयोध्या की जनता को उल्टा सीधा बोलने से चूक नहीं रहे हैं। अब ये पहले आप देखिएगा कल मोदी जी के भाषण में रात में ये जय जगन्नाथ का नारा दे रहे थे, क्योंकि बहुत समय के बाद उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। तो यानी कि जय श्री राम का नारा इन्होंने नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जिनकी भाषण की शुरुआत ही जय श्री राम से होती थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ राम जी का नारा इनके लिए एक राजनीतिक तकिया कलाम था और कुछ भी नहीं। मतलब इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम को अपने वोट बैंक के लिए यूज करती थी, एक व्यापार के लिए यूज करती थी, जिसका जवाब जो है अयोध्या की जनता ने इन्हें दिया है कि किस प्रकार से आधे अधूरे मंदिर का जो इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा, वही मैं श्रुति जी को रोकना चाहूंगी। श्रुति जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक दिल्ली में अहम बैठक चल रही थी, जहां एनडीए गठबंधन के सभी नेता वहां पर मौजूद थे। वहां से सभी नेता निकले हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सहित। वहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम तक सभी अपना जो समर्थन पत्र है वो राष्ट्रपति के समक्ष पेश कर सकते हैं और जल्द से जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो इस पर बीजेपी प्रवक्ता रितेश जी क्या कहना चाहेंगे?
निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें कोई दो बात नहीं है, न संशय की बात नहीं कि माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो घटक दल है वो पहले ही बयान दे चुके हैं कि सरकार तो बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, चाहे वो किसी प्रकार की बातें जो बाहर आ रही होगी, सूत्रों के हवाले से मीडिया भी कुछ बातें कर ले। मुझे लगता है कि एनडीए जो है अपनी जो बहुमत हासिल किया 292 का, हम बड़ा उस पद भी मांग बहुमत सकते हैं। का देखिए रितेश जी, बड़ा जैसे रेल रेल मंत्रालय जैसे बड़ी चीजें मांग सकते हैं नीतीश कुमार, तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि आप लोगों को, बीजेपी वालों को रेडी रहना होगा कि बड़ा पद के लिए दावेदारी ठोक सकते हैं नीतीश कुमार। अगर आप बड़ा पद बिल्कुल ऑफर नहीं करेंगे जी। तो वो कहीं ना कहीं इंडिया बिल्कुल गठबंधन के बिल्कुल, साथ जा देखिए सकते जब हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं हटने वाली। सभी घटकों को लेकर के साथ में चलने की आदत हमारी पहले पुरानी परंपरा के अनुसार रही है। इस बार भी हम लेकर चलेंगे। 10 वर्षों में पूर्ण बहुमत में थे, इस बार हम फिर से एक गठबंधन की स्थिति में आए। मुझे लगता है कि हम इस प्रकार से देश को चलाने की स्थिति में रहेंगे। और रही बात जो कांग्रेस की, जो बात बार बार आती है, तो ये 3 दिन पहले भी बात उठाई कि मीडिया के ऊपर बात उठाई थी। आपको याद होगा कि जब एग्जिट पोल का दावा सब पूरे मीडिया ने दिया था, मोदी जी के पक्ष में दिया था, तो ये मीडिया तक की बात उठा दी थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है 3 दिन पहले का और अब रिजल्ट के परिणाम की बात की, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अपने दावों को लेकर के थोड़ा आकलन कर लेना चाहिए कि वो पहले क्या दावा की थी और क्या आरोप लगाई थी। अब की परिस्थिति में मुझे लगता है कि 99 सीट उनको दी है कि उनकी परिस्थिति को सुधारने के लिए, देश में लोगों के बीच काम करने के लिए। हमको तो देश की जनता ने सेवा का फिर से मौका दिया है, एनडीए घटक दल के रूप में काम करने का अवसर दिया है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी पूरी पार्टी को, उनको अवसर है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करूं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करूं, वो ईवीएम का सवाल ना उठा करके देश की जनता हो चाहे प्रदेश की जनता हो, उनके बीच काम करने की आवश्यकता है। उनको मुद्दों को लेकर के काम करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमारी पार्टी लगातार काम करती है पूरे साल भर, पूरे 5 साल, चाहे सरकार में रहे या ना रहे, लेकिन इसी प्रकार से हम सरकार में इसलिए आते हैं कि जनता का आशीर्वाद हमको इस प्रकार से मिलता है। जी, वहीं मैं श्रुति जी के पास जाना चाहूंगी। श्रुति जी, नरेंद्र मोदी जल्द ही प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करेंगे, इसके बाद इंडी गठबंधन क्या करेगा? श्रुति जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, आवाज आ रही है ना? जी, श्रुति जी, आपने मेरा सवाल सुना? जी जी, एक बार रिपीट करिए, बताइए। जी, मैं पूछना चाह रही हूं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करने जा रहे हैं, जिसके बाद इंडी गठबंधन क्या करेगा? जी पल्लवी जी, देखिए, प्रधानमंत्री देश को चाहे नरेंद्र मोदी के रूप में मिले या किसी जी और व्यक्तित्व के रूप में मिले, बस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो देश को है बुनियादी, जो देश की आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उस पर काम करे। देश में ऐसा प्रधानमंत्री हो जो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकास करने के लिए कार्य करे, जो मुझे अभी तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में दिखाई नहीं दे रहा था। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद की बातें जो है मुझे हमेशा नरेंद्र मोदी जी से सुनाई देने को मिली है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में नफरत का वातावरण बना हुआ था, जिसका परिणाम भी आज हमें देखने को मिला है। और आगे अगर जनता जनार्दन का इसी तरीके से आशीर्वाद रहा तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन से भी प्रधानमंत्री बन जाए। और अगर फिर से नरेंद्र मोदी बनते हैं तो ये हमारी और देश की किस्मत होगी। बस मैं इतनी उम्मीद करूंगी कि आगे जाके उन्होंने जो भी किया, लेकिन अब जो है वो देश मतलब की आप बुनियादी जनादेश सम्मान नहीं आवश्यकताओं के करते लिए सुनीति जी? कार्य करे और देश के विकास के लिए कार्य करे। जनादेश की तो बात ही नहीं है रितेश जी। अब भारतीय जनता पार्टी तो तो फिर आप पूर्ण स्वीकार बहुमत क्यों नहीं नहीं है, आप कर किस रहे हैं? प्रकार से जनादेश की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास तो पूर्ण बहुमत ही नहीं है। 400 पार का नारा देने वाले आज अरे तो 300 से भाई हम एनडीए के रूप कम में में तो ही आज सिमट सरकार गए हैं जी बनाने जी, जा यार। रहे श्रुति जी, हैं। मैं तो बात, ठीक अगर है, पूर्ण ठीक है बहुमत रितेश की जी। बात हो रही है तो मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं है, वो भी गठबंधन के नतीजे जी से ही पल्लवी अगर जी, हम बनाती तो तो बिल्कुल सरकार स्वीकार बनाती। कर रहे और हैं ऐसा जी। तो इंडी जी गठबंधन में ही पल्लवी जी, देखा हम तो जाता इस है। चीज को स्वीकार कर रहे हैं जी जी, जी। बिल्कुल। जी जी, वहीं मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी आपने किस्मत की बात की, लेकिन सरकार तो जनता बनाती है, वोट देती है, मतदान करती है, तो इसमें किस्मत का कहीं हम किस्मत को दोष नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के मतों से चुनी जाती है। वहीं मेरा रितेश जी से एक सवाल है कि रितेश जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफ़ी वोट बैंक कम हुआ है, उनकी काफ़ी सीट्स घटी हैं, तो वहीं ऐसा माना जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जो युवा शक्ति थी, कहीं ना कहीं उसके निराशा के चलते, उसकी नाराजगी के चलते उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उसका भुगतान करना पड़ा है। तो आपको क्या लगता है, ये कहां तक सही है?
देखिए, ये सब बातें कहाँ से आती मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जो सीटें हमने खोई है, उसकी समीक्षा बिल्कुल हम करेंगे। जैसे ही सरकार जो है हमारी गठन हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे वो जिस जी। सीटों को हारी, उसके एक-एक सीट, एक-एक बूथ की हमारी समीक्षा करने की हमारी आदत रही, संगठनात्मक हमारा ढाँचा है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीटों की हमारी कमी हुई है, आने वाले समय में सबको दिख जाएगा कि हमारी कमी कहाँ रही है, कहाँ अगर मान लो टिकट बँटवारे को लेकर विषय उठा होगा, चाहे किसी प्रकार का विषय उठा होगा, मुझे लगता है ये जी। समीक्षा का विषय, समीक्षा के बाद ही सारी चीज़ें बाहर आएगी। और आने वाले समय में मैं आपको निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूँ कि जब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे, तो वो ये सारी चीज़ों को हम उस कमियों को पूरा करते हुए हम फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएँगे, ये मैं आपको आश्वस्त करने दे रहा हूँ। जी, रितेश जी, आप कह रहे हैं कि ये सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है। वहीं मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वोट बैंक गिरा है बीजेपी का, आपको क्या लगता है कहाँ कमी रही है? किस निराशा के आधार पे या आप अपने अनुमान के आधार पर बताइए कि बीजेपी से कहाँ गलती हुई है जिसके आधार पर उन्हें यूपी में भारी मतों का नुकसान का सामना करना पड़ा है? देखिए, मुझे जो लगता है कि अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी की जो प्रमुख है, जी। उनकी जो राजनीतिक दिशा थी और जो उन्होंने जातिवाद की जो उन्होंने कार्ड खेला, आरक्षण का जो मुद्दा वहाँ पर राहुल गांधी जी ने उठाया कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, मुझे लगता है कि उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको मतदान दिया है और समाजवादी पार्टी को बड़ी पार्टी के रूप में वहाँ पर उनको एक स्थापित किया है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में हमेशा से देखने में आया कि वहाँ की राजनीति में जातिवाद बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है। तो हो सकता है कि ये विषय वहाँ पर बड़ा चला होगा, जिसके कारण हमको उसको नुकसान उठाना पड़ा होगा। बाकी ये जी। समीक्षा का देखिए विषय है, बाकी ये आने वाला समय ही बता पाएगा। उत्तर प्रदेश में जब आप हुंकार भरते थे कि 80 में 80 लाएंगे, योगी आदित्यनाथ मठाधीश है, तो अब क्या जो अरविंद केजरीवाल जेल से आते हैं और जेल से बाहर आने के बाद बोलते हैं कि जो सबसे पहला पत्ता कटेगा, जो सबसे पहले टिकट कटेगी, वो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की कटेगी, तो क्या अब ये मान ले कि इतनी बड़ी हार का ठीकरा जो है वो योगी आदित्यनाथ पे फोड़ करके योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है वहाँ के मुख्यमंत्री पद से? देखिए दुलारे जी, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है। ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सरकार हो सकता है कि वो ठिकरा किसकी ओर फोड़ते हैं। हमारे यहाँ से ये संस्कार नहीं है। हम बैठ करके किसी संगठन का कोई भी निर्णय, कोई एक एकलौता एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के नहीं कर सकता। यहाँ हमें सामूहिकता से निर्णय लिया जाता है। जब वहाँ की टिकट का विषय होगा, चाहे चुनाव का विषय होगा, तो सामूहिकता से हमने लड़ा है, तो हार का भी जिम्मेदारी कोई एक व्यक्ति नहीं लेता। ये सामूहिकता विषय है। ये अरविंद केजरीवाल की सोच हो सकती है, ये उनकी पार्टी की सोच हो सकती है, ये हमारी सोच नहीं है, हमारे संस्कार में नहीं है। आपने देखा कि कल से टीवी चैनल में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ की जो है भूमिका आज भी उत्तर प्रदेश में वैसी है और आगे भी रहेगी। जी, जी। इसमें कोई दो बात नहीं है कि जो ये सारा विषय जो मैं पहले ही बोला और बार-बार कह रहा हूँ। जी। रितेश जी, वही मेरा सवाल है कि जिस तरीके से कि हार का ठीकरा किसी एक के सर पर नहीं फोड़ सकते हम, क्योंकि पूरी पार्टी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार रहती है यदि वो जीत की जिम्मेदार रहती है। वहीं महाराष्ट्र में देखने को मिला है कि देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ली है। महाराष्ट्र में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो इसको आप कहां तक सही या गलत मानते हैं? रितेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? वहीं मैं श्रुति जी के पास जाना चाहूंगी। श्रुति जी, अभी बीजेपी की ओर से एक एनडीए गठबंधन की ओर से एक खबर सामने आई थी, जहां पर महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो एनडीए की हार हुई है उसके जिम्मेदार उन्होंने खुद को ठहराया है। तो आपको क्या लगता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता का इस तरीके से इस्तीफा दे देना और हार की जिम्मेदारी अपने सर ले लेना कहाँ तक सही है? श्रुति जी, आपकी आवाज हम तक फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। देखिए देखिए मेरी आवाज आ रही है पल्लवी? जी दुलारी जी। देखिए, जहां तक लगता है कि अब एक बार बार अमित शाह की ये चेतावनी थी कि जहां पर सीटें नहीं आएगी वहां पर बिजली गिरेगी और नेताओं के ऊपर गिरेगी, तो अब वो समय आ चुका है। बीजेपी इस बात को कितने भी नकार दे, पर ये कयास लगाए जा रहे कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ पे भी प्रेशर बनाया जा सके इस्तीफा को लेकर के, क्योंकि इस्तीफा का दौर आप देख सकते हैं कि बीजेपी में शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत एक लंबी फेयर लिस्ट से होगी, एक लंबी नेताओं की लिस्ट है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही कुछ सुनने को मिला था
कि अगर छत्तीसगढ़ में अच्छी सीटें नहीं आती है तो बहुत सारे मंत्रियों की मंत्री पद खतरे में पड़ सकती है और मंत्री पद जा सकती है। तो पल्लवी, इस बात को आप मान लीजिए कि आने वाले कुछ दिनों में देखिए स्मृति ईरानी हार गई, बड़े-बड़े इनके खुद के नेता हारे हैं। तो ये जब हारते हैं तो एक बड़ा कुछ समझ में आता है। एक छोटे लोगों ने, छोटे कार्यकर्ताओं ने, अगर कांग्रेस की बात करें तो छोटे कार्यकर्ता ने जिस तरीके से स्मृति ईरानी एक छोटी कार्यकर्ता हुआ करती थी बीजेपी की और राहुल गांधी को हराया था, उसी तरीके से 2024 में राहुल गांधी के एक छोटे कार्यकर्ता ने, जो सूत्र बताते कि उनके यहाँ ड्राइवरी करते थे, बहुत सारी चीजों लाना ले जाना करते थे, वैसे नेता, वैसे आदमी को टिकट देना और स्मृति ईरानी को हराना एक बड़ा बताता है कि अब बहुत सारे नेताओं का कैरियर खत्म होने की कगार पे है। जो हारे हैं उनकी कैरियर में कोई आगे मायने नहीं रखते, या बीजेपी आगे उनके नाम पे भरोसा करके टिकट बांटने का काम जो है वो नहीं करेगी। चाहे रितेश जी एक नहीं 10 बार बोल दे, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिजली जो है वो योगी आदित्यनाथ पे भी गिरेगी, क्योंकि काफी नाराजगी देखने को मिली है। सिर्फ 36 सीटें मिली, 80 में से बीजेपी को सिर्फ 36 सीटें मिली है। बहुत मायने रखती है। 2 बार के सरकार है वहां पर, पिछले बार भी योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और इस बार भी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और 80 में से 80 सीट की हुंकार दी जाती थी। तो ये हुंकार अब खत्म हो चुकी है, ये चीजें अब खत्म हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था वो सच होता नजर आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में। जी जी, फिलहाल समय के अभाव के चलते मैं आप सभी की अंतिम प्रक्रिया लेना चाहूंगी। आज जो हमारी चर्चा हुई इस बारे में, श्रुति जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, सॉरी माफ कीजिए। श्रुति जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी नहीं श्रुति जी। वही मैं रितेश जी के पास जाना चाहूंगी। रितेश जी, आज के मुद्दे पर जो भी हमारी चर्चा हुई है, इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे? लगता है कि इसका एक ही सार निकल करके आता है कि हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए। जिस प्रकार से जो बातें सारी मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रही है कि मोदी जी पर ये प्रेशर, मुझे लगता है कि आने वाले समय ही बता पाएगा कि मोदी जी क्या करते हैं या देश का विकास कहाँ जाता है, विपक्ष क्या करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि शपथ तक की इंतजार करना चाहिए, और शपथ के बाद की जब जो पहला लोकसभा का संसद सत्र बुलाया जाएगा तो उसमें क्या क्या बातें निकल करके आएगी, इसलिए ये वक्त ही बता पाएगा कि क्या होगा। और जो सारी जो विषय आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट में कमी आई, मुझे लगता है कि, इसलिए मैंने पहले भी बोल चुका है कि सारी सब बातें समीक्षा का विषय है, समीक्षा के बाद ही सारे बातें आएगी। लेकिन हम अभी भारत के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को विदेशों से भी कई राज्य नेताओं के भी फोन आ चुके हैं कि प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी ने भी कहा है कि उन्होंने जब इस्तीफा सौंपा तो उन्होंने कहा कि अभी आप शपथ लेने के पहले तक आप भी प्रधानमंत्री रूप में काम करिए। तो निश्चित रूप से देश का, पूरी जनता का जो मुखड़ा है मोदी जी की ओर है कि वो आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर दृश्य, क्योंकि वो लोग आज भी राहुल गांधी या इनके जो घटक है उन पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए कहीं ना कहीं एनडीए जो है एक बड़ी सीट लेकर के आई है, और थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। हम कुछ बातों से हम सीख लेने की भी हमको भी आवश्यकता है। जी रितेश जी, वही मैं श्रुति जी के पास वापस जाना चाहूंगी। श्रुति जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? जी श्रुति जी, शायद आपका संपर्क हमसे फिलहाल नहीं हो पा रहा है। वही मैं दुलारे जी के पास वापस जाना चाहूंगी। दुलारे जी, आप कुछ चंद शब्दों में अपनी अंतिम प्रतिक्रिया व्यक्त कर दीजिए। देखिए, इस्तीफा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, और 8 तारीख को कयास लगाई जा रही है, 8 तारीख को शपथ समारोह हो सकता है। अब देखते हैं कि शपथ से पहले की छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में क्या भूचाल, क्या देश की राजनीति में क्या उतार चढ़ाव अब देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तो बैठक हुई है सिर्फ एनडीए की, इंडिया की बैठक चालू है, और इंडिया की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्या कुछ दल उनके साथ है, या कुछ दल जो है जो इंडिया को छोड़ करके मुझे लगता है कि एनडीए के साथ जाना चाहेंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो खैर ये 8 तारीख तक ही साफ हो पाएगा कि सियासी पारा जो है वो कितना चढ़ता है और कितना गिरता है, और इंडिया गठबंधन जो है वो कितनी हुंकार भर पाती है चीजों को लेकर के। खैर, जीतकर हारने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, और हार कर जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। तो ये अपनी हार में ही अपनी जीत मान रहे इंडिया गठबंधन। तो ये जीत कितनी अहम है
ये तो वक्त बताएगा। और जैसा रितेश जी ने कहा कि ये समीक्षा का बैठक है, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए भी समीक्षा का दौर है। कांग्रेस को भी समीक्षा करना चाहिए कि लगातार जो उनकी सीटें घट रही है, क्या कुछ करे ताकि वो सीटें और अपनी जो साख है, जो 70 साल से बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, वो अपनी साख को बचा पाए। जी जी, वहीं आप सभी मेहमानों का आज के इस विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से हमने चर्चा की कि प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन लेने जा रहा है, वहीं ये तो क्लियर हो गया कि केंद्र में सरकार एनडीए गठबंधन की बनेगी। वहीं एनडीए गठबंधन अभी भी ये कोशिश कर रहा है कि कहीं से कोई ऐसा चमत्कार हो कि हो सकता है एनडीए गठबंधन का प्रधानमंत्री बने। फिर वहीं फिलहाल अभी तो समय इस चीज की गवाही देगा कि किसके हिस्से कौन सी चीज आती है, प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होता है और कौन इसकी शपथ लेता है और केंद्र में किसकी सरकार आती है। फिलहाल के लिए विशेष चर्चा में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।